नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करेंगे एक बार फिर बांग्लादेश से, जहां बीएनपी नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, जबकि भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीति की नई परीक्षा होने वाली है। वहीं भारत में ईसीआई ने 10 राज्यों की उन 37 राज्यसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो अप्रैल 2026 में खाली हो रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रदर्शन की आग में तपती रही। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुस्लिम समाज के 5% आरक्षण से जुड़े पिछले अध्यादेशों और शासन के निर्णयों को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया है। और अंत में मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी और मैक्रो के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इस दौरे के दौरान राफेल की 26 समुद्री विमानों के सौदे और जेट इंजन के सह उत्पादन पर बड़ी प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट हुए रवाना। इनमें F-22, F-35 और F-16 शामिल। अमेरिका बोला, ईरान शर्तें नहीं मान रहा, हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मदमानी बोले कि अमेरू पर टैक्स लगाना जरूरी, न्यूयॉर्क की आर्थिक हालात ठीक नहीं। अपनी नर्सरी में धतूरे का पौधा उगाता था जेफरी एप्स्टीन, नशे में होता है इस्तेमाल। बीएनपी नेता तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल में एक हिंदू, एक बौद्ध समेत 49 मंत्री शामिल। पीएम मोदी ने भारत आने का दिया न्योता। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, सीएम हिमंता असम के जिन्ना हिंदुओं को सर्टिफिकेट देना करे बंद, जो भाजपा में गया वो गैर जरूरी हुआ। और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। 17 साल के निर्वासन के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन नजर आया है, जहां पर तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते में नई हलचल भी पैदा कर रहा है। अब इस बीच कैसे पाकिस्तान इस बदलाव के लिए अपने आप को खुशनसीब समझ रहा है, उसके लिए एक सुनहरा मौका मान रहा है, और क्यों भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, और क्या बांग्लादेश फर्स्ट नीति से तारिक रहमान दोनों देशों के बीच संतुलन बना पाएंगे। दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव पर मोहर लग गई। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। 17 साल का लंबा निर्वासन खत्म कर लौटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ये ढाका से दिल्ली और इस्लामाबाद तक के रिश्तों की नई इबारत लिखने जैसा है। आखिर क्यों तारिक रहमान की इस ताजपोशी ने पाकिस्तान में जश्न और भारत में हलचल पैदा कर दी। ढाका के जातीय संसद भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर ढाका की सड़कों पर बीएनपी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन इस जीत की असली गूंज सीमा पार पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार इस बदलाव को एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक बड़ा लेख छापा, जिसका शीर्षक है दिल्ली की उलझन, इस्लामाबाद का मौका। इस लेख में साफ कहा गया है कि शेख हसीना का जाना भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि नई दिल्ली ने अपना सारा भरोसा सिर्फ एक नेता पर टिका रखा था। दरअसल शेख हसीना का दौर पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने 1971 की कड़वाहट को कभी कम नहीं होने दिया और पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन तारिक रहमान और बीएनपी का इतिहास पाकिस्तान के प्रति थोड़ा नर्म माना जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अब ढाका के साथ उसके बरसों पुराने ठंडे रिश्ते फिर से गर्माहट में बदलेंगे। जियो टीवी के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि भारत ने बांग्लादेश की जमीनी हकीकत को भांपने में भारी चूक की और अब वहां बढ़ती भारत विरोधी भावना दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है। शेख हसीना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर थी। उन्होंने कभी भी बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया। अब सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान के कार्यकाल में अलगाववादी समूह फिर से सक्रिय होंगे। हालांकि तारिक रहमान ने अपने संबोधन में बांग्लादेश फर्स्ट की नीति का ऐलान किया और ये साफ किया कि उनकी सरकार किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों ने ही उन्हें जीत की बधाई दी है, जिससे ये साफ है कि नई दिल्ली अब एक व्यावहारिक बदलाव की ओर बढ़ रही है।
क्या तारिक रहमान अपनी बांग्लादेश फर्स्ट नीति से भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बना पाएंगे, या फिर पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत की घेराबंदी करने में सफल होगा? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। भारत को अपनी नई रणनीति के साथ इस उलझन को सुलझाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान की सत्ता भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं देश की राजनीति से एक बड़ा अपडेट सामने आया, जहां चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अप्रैल 2026 में खाली होने वाली इन सभी सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव संसद के समीकरण को बदल सकते हैं। अब इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि कब अधिसूचना जारी होगी, नामांकन और वोटिंग की तारीख क्या है, किन किन राज्यों में कितने सीटों पर चुनाव होना है और कौन कौन से बड़े नेता इस बार रिटायर होंगे, और साथ ही राज्यसभा चुनाव के क्या खास नियम रखे गए हैं। भारतीय राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य से कौन सा बड़ा नेता रिटायर हो रहा है और कब होगा मतदान? चलिए जानते हैं इस चुनावी कार्यक्रम की पूरी कहानी। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने 10 राज्यों की उन 37 सीटों के लिए चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं। ये चुनाव देश की राजनीति और संसद के समीकरणों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए ये जरूरी तारीख है। 26 फरवरी चुनाव की आधिकारिक सूचना यानी नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5 मार्च नामांकन यानी पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। 16 मार्च इसी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और शाम 5 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएंगी। 20 मार्च इस तारीख तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएंगी। ये चुनाव महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5 और ओडिशा की 4 सीटें प्रमुख हैं। इसके अलावा असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी सीटें खाली हो रही हैं। रिटायर होने वाले बड़े नामों में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, अभिषेक मनु सिंघवी, साकेत गोखले और रामदास अठावले जैसे दिग्गज शामिल हैं। क्या आपको पता है कि राज्यसभा में वोटिंग का एक खास नियम है? चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि वोट देने के लिए केवल वही बैंगनी यानी वॉयलेट रंग के स्केच पेन का इस्तेमाल होंगे जो चुनाव अधिकारी देंगे। किसी और पेन से निशान लगाने पर वोट रद्द माना जाएगा। 16 मार्च को तय होगा कि राज्यसभा में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। आपको क्या लगता है, इस चुनाव के बाद संसद में क्या बदलाव आएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनीतिक पारा अपने चरम पर रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के स्वरूप में बदलाव, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर विधानसभा का जोरदार घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद से हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बनी रही, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का जोरदार घेराव किया। बजट सत्र के दौरान हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधायक आराधना मिश्रा मोना ने किया। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव और विकसित भारत गारंटी जैसे कानूनों को लेकर था। कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि सरकार महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस ऐतिहासिक योजना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा की ओर बढ़ना शुरू हुए, भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल इस्तेमाल किया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई।
इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी कानून नहीं बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा और अंतिम साधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार महात्मा गांधी के नाम को योजना से हटाकर और इसके बजट में कटौती करके ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ना चाहती है। आराधना मिश्रा के अनुसार एआईसीसी के आह्वान पर पूरे देश में यह आंदोलन छेड़ा गया और लखनऊ की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तेवर बेहद तल्ख नजर आया। बैरिकेडिंग पर खड़े होकर उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, आज जो पुलिस का घेरा और लोहे की दीवारें खड़ी की गई वो दरअसल लोकतंत्र की आवाज को दबाने की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकारें प्यार और भरोसे से चलती हैं, बुलडोजर और पुलिस के डंडों के खौफ से नहीं। अजय राय ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय लाठियों से उनका स्वागत कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रदर्शन को विफल करने के लिए प्रशासन ने कार्यकर्ताओं के दमन का चक्र शुरू कर दिया। जिलों और ब्लॉकों में कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया और बसों को रोका गया ताकि वो लखनऊ ना पहुंच सके। इसके बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च करने की कोशिश की। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं, ये सड़क से लेकर सदन तक और गांव के ब्लॉक से लेकर दिल्ली के गलियारों तक लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मुस्लिम समाज को मिलने वाले 5% आरक्षण से जुड़ी सभी पुराने आदेशों को रद्द कर दिया है। क्या है ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है या ऐसी कोई रणनीति अब सरकार तैयार कर रही है? क्या ये मामला अदालत तक जाएगा या सड़कों पर आंदोलन बनेगा? महाराष्ट्र की राजनीति में ये आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उबाल पर है। मराठा और धनगर आरक्षण की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने मुस्लिम समाज के 5% आरक्षण से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को मिलने वाला ये आरक्षण अब रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य के शैक्षणिक गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज हो गई। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी करके मुस्लिम समाज को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़े पुराने सभी शासन फैसलों और परिपत्रों को रद्द कर दिया। सरकार के इस कदम का सीधा मतलब ये है कि अब राज्य के कॉलेजेस और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों को इस कोटे के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब इस श्रेणी के तहत नए जाति प्रमाण पत्र या वैधता प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे। इस फैसले की जड़ें साल 2014 में छिपी हुई हैं, जब तत्कालीन सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए मुस्लिम समाज को SBCA के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और समय सीमा के भीतर ये अध्यादेश कानून की शक्ल नहीं ले सका, जिससे ये तकनीकी रूप से लैप्स हो गया था। अब फडणवीस सरकार ने उसी तकनीकी आधार पर पुराने सभी आदेशों को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इस फैसले पर AIMIM ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे रमजान का तोहफा करार दिया। जलील ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक और हाई कोर्ट की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरी ओर सरकार उनसे आरक्षण का अधिकार छीन रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। हालांकि उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए ये भी कहा कि स्थितियां चाहे जो हो, मुस्लिम छात्र अपनी पढ़ाई न छोड़े। विवाद सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री फडणवीस ने 75 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को दिए गए विशेष दर्जे पर भी रोक लगा दी। ये वो संस्थान थे जिन्हें उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृति मिली थी। अब उन फाइलों और दर्जों की दोबारा समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले सरकार का ये कदम ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे सकता है। जहां एक ओर सरकार इसे कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश करार दे रही हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़े विरोध प्रदर्शनों की संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला एक बार फिर कोर्ट की चौखट तक पहुंचता है या फिर ये चुनावी मैदान का बड़ा मुद्दा बनता है।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत का दौरा किया और पीएम मोदी के साथ मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक की। फ्रांस मीडिया के अनुसार फ्रांस भारत के स्वदेशी DRDO विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है, जो कि मेक इन इंडिया के लिए बड़ी रक्षा निर्यात उपलब्धि होगी। इस दौरान भारत भी अपनी वायुसेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान और हैमर मिसाइलों की खरीद पर मोहर लगा सकता है। भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती अब रक्षा क्षेत्र में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां भारत केवल खरीदार नहीं बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे, जहां मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस मुलाकात ने न केवल कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की बल्कि रक्षा सौदों को लेकर भी बड़े संकेत दिए। इस दौरे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर फ्रेंच मीडिया के हवाले से आ रही है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये डील धरातल पर उतरती है तो ये मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट के इतिहास में भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया ये पिनाका सिस्टम अपनी मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। DRDO के द्वारा विकसित ये लॉन्चर महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है और इसकी एक पूरी बैटरी 1 मिनट में 72 रॉकेट बरसाकर दुश्मन के ठिकानों को शमशान बना सकती है। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूट तकनीक है, यानी ये रॉकेट दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदल लेता है, जिससे दुश्मन के लिए इस पर जवाबी हमला करना नामुमकिन हो जाता है। वर्तमान में इसकी मारक क्षमता 90 से 120 किलोमीटर तक है, जिसे जल्द ही 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। दूसरी ओर भारत भी अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान और घातक हैमर मिसाइलों की खरीद पर अंतिम मोहर लगा सकता है। मैक्रोन की ये यात्रा मुंबई से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी, जहां वो आज इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन का ये दौरा न केवल 2 देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा बल्कि हिंद महासागर से लेकर यूरोप तक भारत की सैन्य साख को भी मजबूत करेगा। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।